हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा और परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल स्थायी ऊतक। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक शुरू करने से पहले अपन स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक क्या है इनको थोड़ा सा शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेजी से। अगर हम देखें तो स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, और ये जो स्थायी ऊतक होते हैं या परमानेंट टिश्यू होते हैं ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, मतलब ये आगे विभाजित नहीं होते। ठीक है, फिर ये जो स्थायी ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार जिसको हम बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, अर्थात ये जो होते हैं ये समांगी प्रकार के होते हैं। और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक, और ये जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात ये विषमांगी प्रकार के होते हैं, हेटेरोजीनस प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृदुतक या पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्थूल कोणोत्तक, या कॉलेनकाइमा, और तीसरा होता है दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक नाम देखो, सॉफ्ट टिश्यू, मृदु सॉफ्ट, सॉफ्ट टिश्यू है क्यों? क्योंकि पतली कोशिका भित्ति होती है, जीवित है ये जीवित होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, और ये मुख्यतया फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भाग लेता है। इसके जो फंक्शन होते हैं यूजुअली फिजियोलॉजिकल होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्थूल कोणोत्तक की बात करें तो ये भी जीवित होता है, लेकिन इसमें कॉर्नर्स पर कोशिका भित्ति जो होती है उसके कॉर्नर्स पर, कोशिकाओं के कॉर्नर्स पर पदार्थों का जमाव होता है, और ये पदार्थ होते हैं पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। स्थूल कोणोत्तक कॉर्नर पर स्थूलन मतलब मोटा, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कॉर्नर्स पर मोटी हो जाती है। ये जो होता है ये यांत्रिक कार्य करता है, और यांत्रिक के साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन या जैविक फंक्शन भी करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ये यंग हर्बेशियस डाइकोट स्टेम को सहारा प्रदान करता है, इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी करता है, तो ये जीवित यांत्रिक ऊतक है, उसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी करता है। दृढ़ोत्तक, दृढ़ मजबूत, तो ये जो होता है इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, और मोटी होने के साथ साथ ये लिग्नीकृत होती है, लिग्निन का जमाव होता है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी और लिग्निन युक्त होती है, और ये एक ही काम करते हैं, यांत्रिक सहारा। याद रखना जहां भी स्क्लेरेनकाइमा आएगा वो यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग प्रकार के सरल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और इसी कारण से ये विषमांगी माने जाते हैं। याद रखना इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये विषमांगी होते हैं, और ये जो होते हैं ये युग्मकोद्भिद में नहीं पाए जाते। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, पूरे पादप जगत में गैमेटोफाइट्स जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं होता। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू संवहन ऊतक होते हैं, अर्थात ये जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। और संवहन ऊतक जो होते हैं या जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये युग्मकोद्भिद में नहीं होते, गैमेटोफाइट में नहीं होते।
एक चीज अच्छी तरह से याद रख लेना, चाहे एल्गी का गैमेटोफाइट हो, चाहे एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट हो, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक किसी भी पादप का गैमेटोफाइट हो, गैमेटोफाइट में कभी भी संवहन ऊतक नहीं होते, अर्थात गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है। जो युग्मकोद्भिद होता है, ये युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट जो होगा हमेशा नॉन वेस्कुलर होगा, अर्थात इसमें संवहन ऊतक नहीं होंगे। ठीक है, ये जो होते हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा में नहीं होते। ये जो संवहन ऊतक होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये ट्रैकियोफाइटा में उपस्थित होते हैं। जो संवहनी पादप होते हैं, जो संवहनी पादप होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं, इन तीन पादप समूहों में संवहन ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसी तरह फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं अपन आगे डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम देखें तो पौधे में जो संवहनीकरण है, पौधे में जो संवहन ऊतकों का निर्माण है, वो किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। तो पौधे में संवहनीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक संरचना होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं प्रोकेम्बियम सेल, प्राक एधा कोशिका। प्रोकेम्बियम याद आया कुछ? प्रोकेम्बियम एपिकल मेरिस्टेम का वह भाग है जो संवहन ऊतक का निर्माण करता है या संवहन ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। एपिकल मेरिस्टेम पार्ट है भाई। तो ये जो प्रोकेम्बियम सेल्स होती हैं, इन प्रोकेम्बियम सेल में डिवीजन होगा, और जब कोशिका विभाजन होता है तो कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ बनती है और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती है। बाहर की तरफ बनने वाली कोशिका और अंदर की तरफ बनने वाली कोशिका, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में साथ साथ विभेदन होते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन होते हैं। इन दोनों के दोनों में साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन होते हैं। और जब इनमें डिफरेंशिएशन होता है, इनमें विभेदन होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक विशिष्टीकरण होता है, तो इससे बाहर की तरफ प्राथमिक फ्लोएम बनता है और इससे अंदर की तरफ प्राथमिक जाइलम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रोकेम्बियम कोशिका में विभाजन के पश्चात, प्रोकेम्बियम कोशिका में विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाओं में साथ साथ विभेदन होता है, जिससे जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। अच्छी तरह याद रखना, साथ साथ विभेदन होता है, साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो प्राथमिक फ्लोएम होता है, इसमें भी दो अलग अलग प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, या उद्भव के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रोटोफ्लोएम, दूसरा मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, प्राक फ्लोएम और अनुफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो सबसे पहले बनने वाला प्राइमरी फ्लोएम होता है, सबसे पहले बनने वाला प्राइमरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कहलाता है। और इसमें जो चालनी नलिकाएं होती है वो नैरो होती है, संकीर्ण होती है, गुहा बहुत संकीर्ण होती है। बाद में जो बनेगा वो मेटाफ्लोएम कहलाएगा। मेटा मतलब मोटा, यूं समझो आप, तो याद रखने के लिए बता रहा हूं बेटा। तो यहां पर जो मेटाफ्लोएम बनता है, इसमें ब्रॉड चालनी नलिकाएं होती है, ब्रॉड सीव ट्यूब होती है। इसी तरह से जो प्राइमरी जाइलम होता है, इसके भी दो, इसमें ये भी दो प्रकार का होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, सबसे पहले बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाला मेटाजाइलम। पहचान का तरीका यही याद रखो, मोटा मेटा। तो जो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, वो मेटा होगा। तो जो प्रोटोजाइलम होता है ये संकीर्ण वाहिका युक्त होता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है इसमें वाहिकाएं चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। अगर हम प्रोटो और मेटा की बात करें तो ज्यादा परिपक्व कौन? ज्यादा परिपक्व होता है मेटा।
याद रखना, प्रोटोजाइलम की तुलना में क्रियात्मक रूप से ज्यादा परिपक्व मेटाजाइलम होता है। तो ये पादपों में संवहनीकरण, वैस्कुलराइजेशन। ठीक है, अब अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, ये तो प्राइमरी की बात हुई, ये तो हम सारी की सारी जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहे हैं। लेकिन जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनकी मोटाई भी बढ़ती है, अर्थात इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो इनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, और इनका निर्माण वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है, संवहनी एधा के द्वारा होता है। तो ये जो संवहनी एधा कोशिकाएं होती है, इन संवहनी एधा कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम जो है, वैस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन होंगे, और जब वैस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन होंगे तो उससे कोशिकाएं बनेंगी, और ये कोशिकाएं विभेदन दर्शाती है। इनमें पुनर्विभेदन होता है, अर्थात रीडिफ्रेंसिएशन होता है, और रीडिफ्रेंसिएशन के द्वारा ये अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ ये द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करेगा। याद रखना, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम पुनर्विभेदन के द्वारा बनते हैं। ये द्वितीयक स्थायी ऊतक होते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन एधा की सक्रियता से बनते हैं। अब हम पहले बात करते हैं जाइलम की, और जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम जो होता है ये पादपों में रस संवहनी अवयव होता है, अर्थात ये जल तथा खनिज लवणों का संवहन करेगा, और इसका मुख्य कार्य होता है जड़ों से तने तथा पत्तियों तक ऊपर की तरफ जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना। ये इसमें जो परिवहन होता है, ये परिवहन एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जड़ से तने या जड़ से पत्तियों की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जाइलम जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और उन 4 में से 3 जो कोशिकाएं होती है मृत होती है, लिग्निनकृत होती है, मोटी भित्ति युक्त होती है। और जब लिग्निकृत होगी, मोटी भित्ति युक्त होगी, तो वो सहारा भी देगी। तो जाइलम जो है, ये जाइलम यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो जलोद्भिद पादप होते हैं, जो जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, उन पादपों में जाइलम कम विकसित होता है, और जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुद्भिद पादपों में ये ज्यादा विकसित होता है। ठीक है भाई, मरुद्भिद पादपों में ज्यादा विकसित होगा। अब अगर हम देखें तो जाइलम जो होता है एंजियोस्पर्म में ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से या 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। सबसे पहले वाइनिका, ट्रैकेइड्स, दूसरी होती है वाहिकाएं, वेसल्स, और ट्रैकेइड और वेसल्स दोनों के दोनों जो होते हैं ये रस संवहन में भाग लेते हैं, अर्थात ये संवहनीय अवयव। एंजियोस्पर्म पादपों में जो रस संवहनीय अवयव होते हैं वो ट्रैकेइड और वेसल्स होते हैं, मुख्यतः वेसल्स होते हैं। जाइलम रेशे, तीसरे प्रकार के एलिमेंट जाइलम रेशे। तो यहां अगर हम देखें तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशे, ये तीनों के तीनों मृत होते हैं। इन तीनों के तीनों में मोटी भित्ति पाई जाती है। इनमें लिग्निन का जमाव होता है, अर्थात लिग्निकृत कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना भाई, जाइलम के 4 में से 3 अवयव जो होते हैं मृत होते हैं। जाइलम में पाई जाने वाली 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में से 3 मृत होती है, मोटी भित्ति युक्त होती है और लिग्निन युक्त होती है। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये जाइलम का एकमात्र जीवित अवयव होता है। ठीक है भाई, तो 4 में से 3 मृत होते हैं, लिग्निन युक्त होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये जीवित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकेइड्स की, और ट्रैकेइड्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन संवहनी अवयव है, संवहनी तत्व है।
और प्राचीन इसलिए माना है क्योंकि ये सबसे प्राचीन संवहनी पादपों में पाए जाते हैं। जो सबसे प्राचीन संवहनी पादप है अर्थात टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रिमिटिव संवहनी अवयव कहा। साथ में एक चीज और याद रखना, प्रिमिटिव होने के साथ साथ ये यूनिवर्सल भी हैं, सार्वत्रिक भी हैं, सार्वत्रिक रस संवहनी अवयव। और सार्वत्रिक इसलिए बोला क्योंकि ये जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों के तीनों संवहनीय पादपों में पाए जाते हैं, या तीनों के तीनों संवहनीय पादप समूहों में पाए जाते हैं। अगर हम वाहिनिकाओं की बात करें तो ये एकल कोशिकीय संरचना होती है, ये यूनिसेल्युलर होती है, ये दीर्घ लंबी नलिकाकार कोशिकाएं होती है, ये पूरी की पूरी एक ट्रैकेइड है। इसी प्रकार से ये भी पूरी की पूरी एक ट्रैकेइड्स है। ठीक है, इनके जो सिरे होते हैं, इनके जो एंड होते हैं, ये टैपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं, ये टैपरिंग एंड, ये टैपरिंग एंड है। और इन्हीं एंड वॉल पर इनमें गर्त पाए जाते हैं और इन्हीं गर्त के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। याद रखना वाहिनिकाओं में क्या होता है कि वाहिनिकाएं अलग अलग वाहिनिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। जैसे ये एक वाहिनिका है, ये एक ट्रैकेइड है, ये दूसरी ट्रैकेइड है। तो ये जो दो ट्रैकेइड्स होंगे एक के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल लंबवत रूप से व्यवस्थित होंगी, और इनकी जो अंतस्थ भित्ति होती है, इनकी जो एंड वॉल होती है, ये वाली वॉल जो है, यहां पर इसमें गर्त पाए जाते हैं, और इन्हीं गर्त के द्वारा ये दोनों की दोनों ट्रैकेइड एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है भाई, तो यहां अगर हम देखें तो इनके नुकीले सिरे होते हैं, मोटी व लिग्निकृत होती है, और इनकी जो एंड वॉल होती है, इनकी जो अंतस्थ भित्ति होती है, ये अंत्यभित्ति गर्तीय होती है, मतलब उस पर गर्त पाए जाते हैं। तो इनमें गर्त में अंत्यभित्ति पाई जाती है। और यहां पर जो गर्त पाए जाते हैं ये सामान्यतया बोल्डर्ड पिट प्रकार के होते हैं, परिवेशित गर्त प्रकार के होते हैं। याद रखना, एक काम की बात बता रहा हूं बेटा, अच्छी तरह याद रखना कि जो वाहिनिकाओं की एंड वॉल होती है, जो ट्रैकेइड की एंड वॉल होती है, वहां पर गर्त पाए जाते हैं, वहां पर परफोरेशन नहीं पाए जाते, छिद्र नहीं पाए जाते। याद रखना, पिट्स उपस्थित हैं, परफोरेशन उपस्थित नहीं है, छिद्र उपस्थित नहीं है। और यह बहुत बड़ा अंतर है वाहिनिका और वाहिका में। यह आया हुआ क्वेश्चन है भाई पीएमटी में कि वाहिनिकाओं को किससे, अन्य वाहिनी तत्वों से भिन्न किया जा सकता है या विभेदित किया जा सकता है, और वो था इम्परफोरेटेड वॉल, इम्परफोरेटेड एंड वॉल। याद रखो क्वेश्चन था कि वाहिनिकाओं को अन्य वाहिनी तत्वों से किसकी उपस्थिति में विभेदित किया जा सकता है, और वो था अछिद्रित एंड वॉल। इसमें जो एंड वॉल होती है वो इम्परफोरेटेड होती है, अछिद्रित होती है, वहां पर पिट्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, और ये गर्त परिवेशित गर्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इनकी ल्यूमन होती है, इनकी जो गुहा होती है वो नैरो होती है, नैरो ल्यूमन। ठीक, इनकी जो अंदर की भित्ति होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर वाली सतह पर अंदर की तरफ लिग्निन का जमाव होता है, और ये लिग्निन का जमाव अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा बोल्डर पिट जिम्नोस्पर्म ट्रैकेइड्स में पाए जाते हैं। पहले भी मैंने बताया था आपको, जब सिंपल और बोल्डर पिट बताया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बोल्डर पिट्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेइड्स में होते हैं। तो ट्रैकेइड की अगर हम बात करें तो जो याद रखने वाली चीज है कि ट्रैकेइड जो होती हैं ये यूनिसेल्युलर संरचनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी ल्यूमन जो होती है वो नैरो होती है, नैरो ल्यूमन पाई जाती है। और तीसरी बात कि जो इनकी भित्ति जो एंड वॉल होती है ये पिटेड होती है, इनमें
पिटेड एंड वॉल पाई जाती है या इनमें इनपरफोरेटेड एंड वॉल पाई जाती है। अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स जो होते हैं ये एडवांस रस संवहनीय तत्व होते हैं। ये आधुनिक रस संवहनीय तत्व हैं, एडवांस रस संवहनीय तत्व हैं। और एडवांस क्यों बोला? क्योंकि ये एडवांस ट्रैकियोफाइट्स में पाए जाते हैं। ये अधिकांश एंजियोस्पर्म और कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अधिकांश एंजियोस्पर्म अर्थात कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म में जिनमें वेसल्स नहीं होते, जिनमें वाहिकाएं नहीं होती। जैसे अगर हम देखें तो एक पादप होता है युक्का, मोनोकोट प्लांट है भाई, और इसके साथ एक और एग्जांपल आता है ड्रेसिना। अच्छी तरह याद रखना भाई, युक्का और ड्रेसिना एक बीजपत्रीय पादप है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, लेकिन ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट है जिनमें वेसल्स नहीं होती। इसके साथ साथ ड्राइमिस है, विंट्रेसी फैमिली है, ये ऐसे पादप हैं जो वाहिका रहित एंजियोस्पर्म है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां हमने ये लिखा कि कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं निटेल्स। 3 पादप आते हैं बेटा इसमें, नीटम, एफिड्रा और वेल्विशिया। तो नीटम, एफिड्रा और वेल्विशिया ये 3 पादप ऐसे हैं जिनमें वाहिकाएं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में भाई ये, और ये ऐसे जिम्नोस्पर्म में जिनमें वेसल्स पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन मत रखना। जिम्नोस्पर्म में निटेल्स समूह जो है, नीटम, एफिड्रा और वेल्विशिया, इनमें वाहिकाएं होती है। अधिकांश एंजियोस्पर्म में होती है, लेकिन युक्का और ड्रेसिना जो होते हैं इनमें नहीं होती। अर्थात ये वेसल्स लेस एंजियोस्पर्म है। अब ये जो वेसल्स होती हैं ये लंबी बेलनाकार नलिकाकार संरचना होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये एक बहुकोशिकीय संरचना है। याद रखना, ट्रैकेइड्स में मैंने आपको बताया था कि ट्रैकेइड्स जो होती हैं एक कोशिकीय संरचनाएं होती है, जबकि जो वेसल्स होती हैं ये बहुकोशिकीय होती हैं। ये वेसल्स जो होती हैं कई सारे वेसल तत्वों से मिलकर बनी होती है। यहां पर कई सारी वेसल तत्व आपस में जुड़े होते हैं और जुड़कर एक कंटिन्यूअस पाइप के समान संरचना बनाती है, और उसी कंटिन्यूअस पाइप के समान संरचना को हम बोलते हैं वेसल्स। जैसे यहां पर हम देखें, ये एक वेसल एलिमेंट, ये दूसरा वेसल एलिमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर ये जो अलग अलग वेसल एलिमेंट है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होकर एक कंटिन्यूअस पाइप के समान संरचना बनाते हैं। ये पूरी की पूरी एक वेसल्स। ठीक है भाई, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी भित्ति पर भी लिग्निन का जमाव होता है। अंदर की तरफ यहां भी अगर हम देखें तो यहां पर इस तरह से लिग्निन का जमाव होगा, इस तरह से ये लिग्निन का जमाव हुआ। यहां भी गर्त पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो गर्त पाए जाते हैं ये लैटरल वॉल पर पाए जाते हैं, पार्श्वीय भित्तियों पर पाए जाते हैं और सरल गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो अलग अलग वेसल एलिमेंट है, ये एक वेसल एलिमेंट है, ये दूसरा वेसल एलिमेंट है, ये तीसरा वेसल एलिमेंट है, इनके बीच में या तो भित्ति विलुप्त हो जाती है, घुल जाती है, या फिर परफोरेटेड होती है। याद रखना, जो वेसल्स की एंड वॉल होती है ये परफोरेटेड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, यहां पर या तो एंड वॉल होगी नहीं, और अगर एंड वॉल होती है तो वो परफोरेटेड होती है। इस तरह से ये परफोरेशन, छिद्रित, और ये छिद्र जो होते हैं सिंपल भी हो सकते हैं। परफोरेशन जो है वो सिंपल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। जब पूरी की पूरी एंड वॉल में केवल और केवल एक ही छिद्र हो तो उसको बोलते हैं सिंपल परफोरेटेड, और जब एंड वॉल में एक से ज्यादा छिद्र उत्पन्न हो जाए तब उसको बोलेंगे हम मल्टीपल परफोरेटेड। ठीक है भाई, तो ये वेसल एलिमेंट्स। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो एक वेसल है, ये एक वेसल कई सारी वेसल एलिमेंट के फ्यूजन से बनी है, और कोशिका फ्यूजन से बनने वाली संरचना, कोशिका फ्यूजन से बनने वाली संरचना कहलाती है सिनसाइट।
याद रखना भाई, सिन का मतलब है फ्यूजन, साइट का मतलब है सेल। तो कोशिका फ्यूजन से बनने वाली संरचना सिनसाइट। वेसल्स, वेसल्स में कई सारे वेसल एलिमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक सिंगल ट्यूब के समान संरचना बनाते हैं, इसीलिए इसको बोला सिनसाइट। और ये एक मृत सिनसाइट है। ठीक है, वेसल्स में जो याद रखना है, पहला बहुकोशिकीय संरचना है, दूसरा ये जो होती है इसमें एंड वॉल परफोरेटेड होती है। याद रहे, एंड वॉल है तो परफोरेटेड है, नहीं तो कई बार एंड वॉल होती भी नहीं है, पूरी की पूरी घुल जाती है। तीसरा, वेसल्स की जो ल्यूमन होती है ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ट्रैकेइड की बात करें तो ट्रैकेइड यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है। ट्रैकेइड एक कोशिकीय होता है। दूसरी बात, ट्रैकेइड में जो एंड वॉल होती है वो परफोरेटेड ना होकर पिटेड होती है, गढ़ती होती है। और तीसरा, जो ट्रैकेइड है इसकी जो गुहा होती है वो नैरो होती है, ल्यूमन जो होती है वो नैरो होती है। तो ये ट्रैकेइड तथा वेसल्स। इसके बाद अगर हम देखें तो जो ट्रैकेइड और वेसल्स होते हैं, इन ट्रैकेइड और वेसल्स पर लिग्निन जमाव होता है और इस लिग्निन जमाव के कारण कई प्रकार की आकृतियां बनने लगती है। ये अलग अलग प्रकार का लिग्निन जमाव जो ट्रैकेइड और वेसल्स में होता है। अगर हम ट्रैकेइड और वेसल्स की बात करें तो इनमें जब लिग्निन का जमाव होता है तो कई बार रिंग के समान, वलय के समान आकृति बन जाती है। और जब वलय के समान आकृति बनती है तो इसको हम बोलते हैं वलयाकार या एन्युलर। कभी कभी सर्पिलाकार आकृति बनती है, स्पाइरल बन जाती है, तो ये कहला जाएगा स्पाइरल। और जो एन्युलर और स्पाइरल है ये सामान्यतया प्रोटोजाइलम में पाए जाते हैं। जो प्रोटोजाइलम ट्रैकेइड और प्रोटोजाइलम वेसल्स होते हैं उनमें सामान्यतया एन्युलर और स्पाइरल प्रकार का जमाव पाया जाता है। तीसरे प्रकार में क्या होता है, सीढ़ी नुमा संरचनाएं बनने लगती है कि यहां पर सीढ़ी के समान संरचना बनती है। और जब सीढ़ी के समान संरचना बनेगी तो इसको स्क्लरी फॉर्म बोलते हैं, सीढ़ी नुमा या सोपानवत बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये सामान्यतः टेरिडोफाइटा के मेटाजाइलम में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, छोटी छोटी जालियों के समान संरचनाएं बनती है। और जब जालियों के समान संरचना बनती है तो इसको हम बोलते हैं जालिकावत। ये छोटी छोटी जालियां बन गई। कभी कभी लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है और कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं होता, अर्थात पिट्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लिग्निन का जमाव होता है इसको हम बोलते हैं पिटेड टाइप। और जो रेटिकुलेट और पिटेड टाइप है, ये सामान्यतया मेटाजाइलम में पाया जाता है। ठीक है भाई, तो याद रखना, एन्युलर और स्पाइरल प्रोटोजाइलम में और रेटिकुलेट और पिटेड मेटाजाइलम में पाए जाते हैं। पिटेड में लिग्निन का जमाव सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरा अवयव होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर या काष्ठीय रेशे। और ये सेप्टेट या असेप्टेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो जो फाइबर कोशिकाएं हैं, इन फाइबर कोशिकाओं के मध्य पट उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे अगर हम देखें तो ये है, यहां पर हम मानते हैं कि ये पहली कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, अलग अलग फाइबर सेल। तो हो सकता है यहां पर पट उपस्थित हो, क्रॉस वॉल या सेप्टम उपस्थित हो। और जब क्रॉस वॉल या सेप्टम उपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे सेप्टेट। और जब क्रॉस वॉल या सेप्टम उपस्थित नहीं होगा, यहां पर देखिए क्रॉस वॉल या सेप्टम उपस्थित नहीं है, तो इसको बोलेंगे असेप्टेट। इसके साथ साथ फाइबर में लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा होता है। यहां पर लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा, और लिग्निन का जमाव अत्यधिक होने के कारण इनमें जो ल्यूमन होती है, ये ल्यूमन लगभग विलुप्त हो जाती है, ल्यूमन दिखाई नहीं देती। तो जब लिग्निन के जमाव के कारण, अत्यधिक लिग्निन के जमाव के कारण गुहा विलुप्त हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। याद रखना भाई, जो जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर की जो सेंट्रल ल्यूमन होती है ये ऑब्लिटरेटेड होती है, अर्थात ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी होती है, प्रेक्षित नहीं होती। इसके साथ साथ ये सेकेंडरी जाइलम में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। याद रखना, जाइलम फाइबर जो होते हैं, जाइलम फाइबर सामान्यतया सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जाइलम फाइबर सामान्यतया जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रहे।
जाइलम फाइबर सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते और इसी कारण से जिम्नोस्पर्म को हम सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है ये कि जिम्नोस्पर्म को, अनावृत बीजी कास्ट को, अनावृत बीजियों को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें अभाव होता है जाइलम तंतु का। तो इनमें जाइलम तंतु का अभाव होने के कारण, जिम्नोस्पर्म में जाइलम तंतु का अभाव होने के कारण इन्हें सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। अच्छी तरह से याद रखना भाई ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के 4 में से 3 एलिमेंट मृत होते हैं, लिग्निनकृत होते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये जीवित होता है। तो ये जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, पहले भी मैंने आपको बताया है। और ये जो होता है इसकी कोशिका भित्ति, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये पतली होती है और मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लिग्निन नहीं होता है भाई, लिग्निन नहीं होता है। इनकी जो भित्ति होती है वो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम इसका कार्य देखें तो इनका कार्य होता है विभिन्न खाद्य पदार्थों का संचय। ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और ये फूड का स्टोरेज सामान्यतः स्टार्च के रूप में या वसा के रूप में होता है। इसके साथ साथ ये कई दूसरे पदार्थों का भी संग्रहण करते हैं, जैसे टैनिन। जो टैनिन सबस्टांसेज है, टैनिन सबस्टांसेज भी जाइलम पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि रे पैरेन्काइमा या रश्मि पैरेन्काइमा जो होता है, रश्मि मृदुतक जो होता है, ये जल का अरीय संवहन करता है। जल का अरीय संवहन मतलब जल का मोटाई में संवहन। तो जो जाइलम रे होती हैं, जो जाइलम रे होती है या रे पैरेन्काइमा होता है, ये जल का मोटाई में संवहन करेगा। जब पौधा मोटा होने लगता है उस समय उसको अरीय संवहन की आवश्यकता होती है और उस समय ये भाग लेगा। इसके बाद एक वर्ड आता है हेड्रोम। और हेड्रोम क्या है? जाइलम के जो रस संवहनी तत्व होते हैं, जाइलम के रस संवहनी तत्वों को हेड्रोम कहा जाता है। जाइलम के रस संवहनी तत्वों को हेड्रोम कहा जाता है और मुख्यतः इसमें वेसल्स तथा ट्रैकेइड्स आते हैं, ठीक है भाई। याद रखना, ट्रैकेइड तथा वेसल्स जो होते हैं वो जाइलम के रस संवहनी अवयव होते हैं और इन्हें सामान्यतः मिलाकर हेड्रोम कहा जाता है। एंजियोस्पर्म पादपों में रस संवहन का कार्य वाहिका तथा वाहिनिका दोनों करती है, ट्रैकेइड तथा वेसल्स दोनों करती है। जिम्नोस्पर्म में यह कार्य ट्रैकेइड्स के द्वारा होता है, टेरिडोफाइटा में यह कार्य ट्रैकेइड्स के द्वारा होता है। टेरिडोफाइटा में भी वेसल्स नहीं होते। तो ये पूरा का पूरा हमारा जाइलम। जाइलम के बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है वो है फ्लोएम या पोषवाह। पोषवाह नाम में ही दिया हुआ है कि क्या करेगा, पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, अर्थात भोजन का परिवहन करेगा। तो फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम सामान्यतः पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। भोजन को ये पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक ले जाता है और ये भी हम कह सकते हैं कि भोजन के स्रोत से ये पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करता है। याद रखना, फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो सामान्यतः द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। कभी कभी बहुदिशीय भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये द्विदिशीय होता है। जाइलम में परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है भाई। अब ये जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम भी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। प्राइमरी ग्रोथ में बनने वाला फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, और सेकेंडरी ग्रोथ में बनने वाला फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम। तो जाइलम के समान ये भी प्राथमिक तथा द्वितीयक दो प्रकार का हो सकता है। अब जो प्राथमिक फ्लोएम होता है उसमें फिर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम आते हैं। प्रोटोफ्लोएम जो सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम है और ये जो होते हैं इसके तत्व संकरे होते हैं। इसमें संक्रीय चालनी नलिकाएं पाई जाती है। दूसरी तरफ मेटाफ्लोएम, मेटाफ्लोएम जो होता है इसमें चौड़ी चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ब्रॉड सी ट्यूब पाए जाते हैं। जाइलम में भी ऐसा ही पढ़ा था हमने।
कि जाइलम में हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं उसमें संवहनी तत्व संकरे होते हैं, नैरो होते हैं, और मेटाजाइलम में जो संवहनी तत्व होते हैं ये चौड़े होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां भी मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम पहले बनेगा, मेटाफ्लोएम बाद में बनेगा। अब अगर हम इसकी संरचना देखें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, याद रखना मैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात कर रहा हूं अभी, केवल जहां जहां पर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट आएंगे वहां अलग से बताऊंगा। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लोएम में 4 अलग अलग भाग होते हैं, या ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला तत्व चालनी नलिका, दूसरा सैचर कोशिका या कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर, और चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर यहां पर हम देखें तो जो चालनी नलिका है ये जीवित होते हैं, कंपेनियन सेल जो है ये भी जीवित है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी जीवित है। अर्थात 4 में से 3 अवयव जीवित है और फ्लोएम तंतु जो होता है ये मृत होता है। चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन तीनों में पतली भित्ति होती है। इन तीनों की जो भित्ति होगी वो पतली होगी, लेकिन अगर हम देखें तो जो फ्लोएम फाइबर है, बास्ट फाइबर है, इन बास्ट फाइबर की भित्ति मोटी होगी, लिग्निन युक्त होगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो फ्लोएम के 4 अवयवों में से 3 अवयव जीवित है, 1 अवयव मृत है। जाइलम में इसका उल्टा था, जाइलम के 4 तत्वों में से 4 अवयवों में से 3 मृत थे, केवल 1 जीवित था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चालनी नलिका की, सीयू ट्यूब की। और चालनी नलिका की अगर हम बात करें तो ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कई सारी चालनी नलिका तत्वों से बनी होती है। याद रखना भाई, अगर हम एक चालनी नलिका की बात करें तो जो चालनी नलिका होती है ये चालनी नलिका अनेक सारे चालनी नलिका तत्वों से मिलकर चालनी नलिका तत्वों के जुड़ने से बनती है। जैसे अगर हम देखें तो ये एक चालनी नलिका तत्व, ये दूसरा चालनी नलिका तत्व, ये तीसरा चालनी नलिका तत्व, तो ये अलग अलग चालनी नलिका तत्व। और ये जो चालनी नलिका तत्व होते हैं ये आपस में एंड वॉल से जुड़े होते हैं। ये वाली जो वॉल होती है इस वॉल को हम बोलते हैं एंड वॉल, अंत्यभित्ति। तो ये एंड वॉल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इनकी जो एंड वॉल होती है ये छिद्रित होती है या परफोरेटेड होती है, यहां पर छिद्र होते हैं। और छिद्र होने के कारण ये चलनी के समान दिखाई देती है। याद रखो, चालनी नलिका बोला क्यों? क्योंकि इसमें चलनी के समान सीयू प्लेट पाई जाती है, चालनी पट्ट पाया जाता है, अंतःभित्ति पाई जाती है। इसकी अंतःभित्ति भी छिद्रित होती है या परफोरेटेड होती है। ठीक है भाई, तो दो चालनी नलिका तत्व परफोरेटेड एंड वॉल के द्वारा जुड़े होते हैं या परफोरेटेड सीयू प्लेट के द्वारा जुड़े होते हैं। और इन्हीं परफोरेशन को हम फ्लोएम में, चालनी नलिका में सीयू पोर कहते हैं, चालनी छिद्र कहते हैं। और ये जो प्लेट बनी इस प्लेट को हम बोलते हैं सीयू प्लेट। और ये सीयू प्लेट जो होती है ये ऑब्लिक होती है, तिरछी होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दो सीयू ट्यूब एलिमेंट, ये एक सीयू ट्यूब एलिमेंट और ये दूसरा सीयू ट्यूब एलिमेंट, यहां पर अगर हम ये एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें तो यहां पर ये एक सीयू ट्यूब एलिमेंट है। इसके बाद नीचे की तरफ यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर दूसरा सीयू ट्यूब एलिमेंट आएगा, इधर भी देखोगे तो इधर भी सीयू ट्यूब एलिमेंट आएगा। और ये जो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये चालनी पट्ट के द्वारा, ये चालनी पट्ट, ये सीयू प्लेट है, इस सीयू प्लेट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो जो अलग अलग
स्यूप्लेट एलिमेंट स्यूट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये स्यूट्यूब एलिमेंट ऑब्लिक स्यू प्लेट के द्वारा, त्रियक चालनी पट्ट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर यहां हम देखें तो जो स्यूट्यूब होती है, ये स्यूट्यूब अनेक सारी कोशिकाओं के जुड़ने से बनती है। अनेक सारी कोशिकाएं आपस में फ्यूज होती है और उससे एक चालनी नलिका का निर्माण होता है, स्यू ट्यूब का निर्माण होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिनसाइट। जाइलम में भी बताया था मैंने, वेसल्स में, कि सिनसाइट एक ऐसी संरचना होती है जो कोशिकाओं के संलयन से बनती है। यहां भी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में संलयित होकर, आपस में जुड़कर एक चालनी नलिका बना रही है, इसलिए यह भी सिनसाइट है। लेकिन ये जीवित सिनसाइट है, और वेसल्स जो होते हैं मृत सिनसाइट होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें तो ये जो प्रत्येक चालनी नलिका तत्व है, प्रत्येक स्यूट्यूब एलिमेंट है, हर स्यूट्यूब एलिमेंट परिपक्वन पर केंद्रक विहीन होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसीलिए हम चालनी नलिका को बोलते हैं जीवित केंद्रक विहीन सिनसाइट। अगर हम एक सिंगल स्यूट्यूब एलिमेंट की बात करें, सिंगल की बात कर रहा हूं स्यूट्यूब एलिमेंट की, तो एक जो सिंगल स्यूट्यूब एलिमेंट है, इसमें परिधीय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कारण होता है कि इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, और इसी कारण से इनमें परिधीय कोशिका द्रव्य या वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, लेकिन परिपक्वन पर इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात ये केंद्रक विहीन होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो चालनी नलिका होती है, ये चालनी नलिका सहचर कोशिका से, कंपेनियन सेल से बहुत समीपता से जुड़ी हुई होती है। याद रहे, चालनी नलिका तत्व और सहचर कोशिकाएं जो होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, संलग्न होती है, और इसी सहचर कोशिका का केंद्रक चालनी नलिका तत्वों के कार्यों का नियंत्रण करता है। याद रखना, चालनी नलिका तत्व जो है या चालनी नलिका जो है, उसमें केंद्रक नहीं है, यह केंद्रक विहीन है, लेकिन इस चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण जीवित है भाई, और इसमें कार्यों का नियंत्रण होना जरूरी है, तो इसके कार्यों का नियंत्रण जो है वो सहचर कोशिका का केंद्रक करता है। तो चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण सहचर कोशिका के केंद्रक द्वारा किया जाता है। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की बात करें तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में चालनी नलिका नहीं होती। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट जो होते हैं उनमें चालनी नलिका के स्थान पर चालनी कोशिकाएं पाई जाती है, और ये चालनी कोशिकाएं पार्श्व भित्ति पर उपस्थित स्यूपोर के द्वारा, छिद्रों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। याद रखना, अंतस्थ भित्ति नहीं, पार्श्व भित्ति। मतलब यहां पर क्या है कि जैसे ये एक चालनी कोशिका है, ये दूसरी चालनी कोशिका है, ये तीसरी चालनी कोशिका है, तो इनके बीच में यहां पर ये पोर्स होंगे, पार्श्वीय भित्ति पर पोर। ये वाली जो भित्ति है ये पार्श्वीय भित्ति है, और ये वाली जो वॉल मानी जाती है ये मानी जाती है एंड वॉल। तो यहां पर पार्श्वीय भित्ति जो है उस पर पोर है और उसके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। अब अगर हम भोजन परिवहन देखें तो यहां से अगर भोजन आया तो ये पोर्स के होता हुआ दूसरी कोशिका में यहां से इस तरह से ये जाता है। अर्थात टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो भोजन का परिवहन होता है ये परिवहन जिगजैग होता है। जबकि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो स्यूट्यूब एलिमेंट होते हैं वो एक के ऊपर एक जमे हुए होते हैं, अंतस्थ भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसी कारण से जैसे ये एक चालनी नलिका, तो इसमें जो परिवहन होगा इसमें ये परिवहन वर्टिकल होगा। ठीक है भाई, याद रखना वर्टिकल परिवहन ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा दक्ष होता है। तो एंजियोस्पर्म में जो भोजन का परिवहन है वो ज्यादा दक्ष होता है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में ये दक्ष नहीं होता। अब अगर हम देखें तो जब पतझड़ आता है, पतझड़ में पौधे के सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो जब पतझड़ आता है तो उस समय चालनी छिद्रों पर एक विशेष कार्बोहाइड्रेट का जमा होता है, पॉलीसेकेराइड का जमा होता है, और इस पॉलीसेकेराइड को हम बोलते हैं कैलोज का जमा होता है।
और जब स्यूपोर पर कैलोस जमा हो जाता है, जब स्यूपोर पर कैलोस जमा हो जाता है तो ये जो फ्लोएम है, ये जो चालनी नलिका है, ये अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कि ये चालनी नलिका और इसमें ये स्यू प्लेट, ठीक है। अब इस पे कैलोस का जमा हुआ, ये कैलोस का जमा हुआ, और इस कैलोस के जमाव के कारण अब इसमें परिवहन नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं कैलस पेड़। तो कैलस पेड़ का निर्माण पतझड़ में हो जाता है और ये क्या करता है, ये पादप में जीवाणु संक्रमण को फैलने से रोकता है। बाई चांस अगर कहीं से भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु एंटर कर जाए तो कैलोस पेड़ जो है, कैलोस पेड़ जो है ये इसको पूरे पादप में, पूरे फ्लोएम में फैलने से रोक देगा, क्योंकि कैलोस पेड़ जो होता है वो फ्लोएम को, वो चालनी नलिका को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। इसके द्वारा अब ये जो जीवाणु है ये इसको क्रॉस करके दूसरी कोशिका में प्रवेश नहीं करता, तो ये जीवाणु संक्रमण को फैलने से रोकेगा। दूसरा, ये जो चालनी नलिका तत्व होते हैं इनको शुष्क होने से भी बचाता है। याद रखो, ये जो होता है इसका एक दूसरा काम भी है, और वो है कि ये चालनी नलिका तत्वों को शुष्क होने से बचाता है, सूखने से बचाता है, इनसे जल हानि को रोक देता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कैलोस के समान ही एक और पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं पी प्रोटीन। पी का मतलब है फ्लोएम। तो जो चालनी नलिका होती है इनमें पी प्रोटीन पाया जाता है, और ये पी प्रोटीन जो घाव होते हैं जाइलम फ्लोएम में, अगर कहीं पर घाव बन जाए तो उनको सील करने का काम करता है, बंद करने का काम करता है। ठीक है भाई, तो पी प्रोटीन जो होता है घावों को सील करने का काम करता है, बंद करने का काम करेगा। अब बसंत आता है, पतझड़ के बाद बसंत आता है और बसंत में नई पत्तियां आने लगती है। तो जब बसंत आता है, बसंत से ठीक पहले या बसंत में एक एंजाइम का स्त्रवण होता है और यह एंजाइम कहलाता है केलेज, और यह केलेज एंजाइम इस कैलस पेड़ को विघटित कर देता है, जल अपघटित कर देता है। ये कैलस पेड़ को जल अपघटित कर देता है, और जब ये जल अपघटित करता है तो उसके कारण से फ्लोएम या चालनी नलिका जो होती है वो दोबारा से सक्रिय हो जाती है। तो पतझड़ में ये परिवहन को रोक देता है, और बसंत जब आती है तो ये घुल जाता है, जिससे फ्लोएम वापस से सक्रिय हो जाता है, चालनी नलिकाएं वापस से सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीव ट्यूब और सीव सेल। इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं सहचर कोशिका या कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल या सहचर कोशिका क्या है? ये विशिष्टीकृत मृदुत्तक कोशिकाएं हैं। विशिष्टीकृत मृदुत्तक कोशिकाएं जो अत्यधिक समीपता से चालनी नलिका तत्वों से जुड़ी रहती है। याद रखना, चालनी नलिका तत्व बोल रहा हूं मतलब मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं, तो ये केवल एंजियोस्पर्म में। याद रहे, चालनी नलिका तथा सहचर कोशिका एंजियोस्पर्म के विशिष्ट लक्षण हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते। तो विशिष्ट मृदुत्तक कोशिकाएं जो अत्यधिक समीपता से चालनी नलिका तत्वों से जुड़ी रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपेनियन सेल या सहचर कोशिका, सहचर कोशिकाएं। ठीक है, याद रखना, ये विशिष्ट मृदुत्तक कोशिकाएं हैं जो चालनी नलिका तत्वों से अत्यधिक समीपता से जुड़ी रहती है। और ये दोनों कोशिकाएं जो होती है, चालनी नलिका तत्व और सहचर कोशिकाएं, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, ये आपस में इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, इस कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर जो पिट फील्ड होते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ये पिट फील्ड, गर्त क्षेत्र, तो ये दोनों की दोनों जो होती हैं ये कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर उपस्थित गर्त क्षेत्रों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, लेकिन जो कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल में एक बड़ा केंद्रक होता है, और यही बड़ा केंद्रक चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण करता है।
अगर हम देखें तो ये जो चालनी नलिका तत्व है और ये जो कंपेनियन सेल है, इन दोनों को हम सिस्टर सेल कहते हैं। याद रखना भाई, सिस्टर सेल क्यों कहा भाई ने, क्यों कहा भाई? क्योंकि दोनों की दोनों एक ही मदर सेल से उत्पन्न होती है, एक ही मां से उत्पन्न है, एक ही मदर सेल से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों को सिस्टर सेल कहा जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सहचर कोशिका होती है, यह सहचर कोशिका चालनी नलिकाओं में दाब प्रवणता को बनाए रखती है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो सहचर कोशिका होती है, यह सहचर कोशिका फ्लोएम लोडिंग का काम करती है। मतलब ये सोर्स से भोजन को चालनी नलिका में लोड करने का काम करती है, स्थानांतरित करने का कार्य करती है। और ये जब भोजन का स्थानांतरण करती है तो उसके द्वारा ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, जो चालनी नलिका तत्व होते हैं, उनमें दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखती है। याद रखो, ये फ्लोएम लोडिंग के द्वारा प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है। ठीक है भाई? तो यहां अगर हम देखें तो ये दाब प्रवणता बनाएगी, ये फ्लोएम लोडिंग करेगी। इसके साथ साथ ये इसका जो केंद्रक होता है वो चालनी नलिका तत्वों के कार्य का नियंत्रण करेगा। तो इसके 3 काम हो गए। पहला काम फ्लोएम लोडिंग, दूसरा काम दाब प्रवणता को बनाए रखना, और तीसरा चालनी नलिका तत्वों के कार्यों का नियंत्रण। ठीक है भाई? तो अच्छी तरह याद रखना कि यह सहचर कोशिका जो होती है फ्लोएम लोडिंग में भी भाग लेती है, जिसके कारण से चालनी नलिका तत्वों में दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट बना रहता है। ये केवल एंजियोस्पर्म में होती है। फिर बता रहा हूं भाई, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में कंपेनियन सेल के स्थान पर, सहचर कोशिका के स्थान पर एक दूसरी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस कोशिका या स्ट्रासबर्गर कोशिका। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में एल्ब्यूमिनस कोशिका या स्ट्रासबर्गर कोशिका पाई जाती है, और एल्ब्यूमिनस कोशिका या स्ट्रासबर्गर कोशिका को सहचर कोशिका का एनालोगस माना जाता है, समवर्ती माना जाता है, अर्थात कार्य समान लेकिन उत्पत्ति असमान। ठीक है भाई? तो ये पूरा का पूरा सहचर कोशिका। अब अगर हम देखें तो मैंने जाइलम में भी एक वर्ड यूज किया था, परफोरेटेड, पोरस, छिद्र, छिद्रित। फ्लोएम में भी मैंने यूज किया छिद्रित। एक और वर्ड हम यूज कर रहे हैं गर्त, पिट। दोनों में अंतर क्या है भाई? अगर हम पिट की बात करें, गर्त की बात करें, तो जो पिट या गर्त होते हैं ये द्वितीयक कोशिका भित्ति निर्माण के दौरान बनते हैं। जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कुछ जगह ऐसी रह जाती है जहां वॉल मटेरियल, भित्ति पदार्थों का जमाव नहीं होता, और इन्हीं क्षेत्रों को हम बोलते हैं गर्त, पिट्स। जहां लिग्निन का जमाव नहीं हुआ वो गर्त। तो ये कोशिका भित्ति निर्माण के दौरान बनते हैं। जबकि जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, परफोरेशंस होते हैं, ये परफोरेशन या छिद्र कोशिका भित्ति के टूटने से बनते हैं। याद रहे भाई कि गर्त जो है वो तो कोशिका भित्ति निर्माण के दौरान बन रहा है, जबकि जो पोर है, परफोरेशन है, ये कोशिका भित्ति के विघटन से बनते हैं। जब ये कोशिका भित्ति टूटने लगती है तब ये पोर बनेंगे। दूसरा अंतर, दो कोशिकाओं के बीच में जो दो कोशिकाओं के बीच में जो पिट होते हैं उनमें मध्य पटलिका बीच में पाई जाती है, पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन जो पोर होते हैं, पोर में मध्य पटलिका भी नहीं पाई जाती। ठीक है भाई? तो यहां पर ये हमने लिए पिट और परफोरेशंस। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्लोएम में तीसरा अवयव जो आता है वो तीसरा अवयव आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये लॉन्ग इलोंगेटेड टैपरिंग एंड नुकीले सिरों वाली कोशिकाएं होती है, और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, पतली कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है? एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है कि विभिन्न फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएं आपस में गर्त क्षेत्रों से निकलने वाले, पिट फील्ड से निकलने वाले प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है।
अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा के कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य होता है कि यह भोजन और विभिन्न पदार्थों का संग्रहण करता है। मृदुत्तक की कोशिका है और उसका एक मुख्य कार्य होता है संग्रहण। तो यहां पर फ्लोएम मृदुत्तक जो होता है ये भोजन और विभिन्न पदार्थों का संग्रहण करता है, जैसे रेजिन है, लेटेक्स है, श्लेष्मा है। जाइलम मृदुत्तक में भी पढ़ा था, लेकिन जाइलम मृदुत्तक में जो हमने पदार्थ लिया था वो टैनिन था, याद रखना भाई। इसके साथ साथ जो फ्लोएम रे होती है, जैसे जाइलम रे थी वैसे फ्लोएम रे भी होती है। तो जो फ्लोएम रे होती है ये भोजन का अरीय परिवहन करती है। भोजन का मोटाई में, त्रिज्यीय क्षेत्र में, परिधीय क्षेत्र में परिवहन ये जो होगा वो फ्लोएम रे करेंगी। अब अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है अधिकांश मोनोकोट प्लांट में एब्सेंट होता है। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट में सामान्यतः फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। याद रखो, इनका एक कार्य अरीय परिवहन भी है, फ्लोएम रे की बात कर रहे हैं। लेकिन मोनोकोट जो होते हैं उनको सामान्यतया, मोनोकोट स्टेम जो होते हैं उनको सामान्यतया अरीय परिवहन की आवश्यकता नहीं होती। और उसका एक कारण है कि ज्यादातर मोनोकोट जो होते हैं मोटे नहीं होते, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दर्शाते। ठीक है, एक और कारण है कि इनमें बिखरे हुए संवहनपूल होते हैं, वो आगे बताऊंगा। क्लियर है बात? तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु, बास्ट रेशे। और ये जो फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे होते हैं ये फ्लोएम के एकमात्र मृत तत्व हैं। ये एकमात्र मृत तत्व, फ्लोएम के 4 में से 3 तत्व जीवित होते हैं, ये मृत होता है। और ये जो होता है ये दीर्घ नुकीले सिरोयुक्त, मोटी भित्ति युक्त, लिग्निन कृत भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है। नुकीले सिरों वाली मोटी भित्ति युक्त दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं जिनमें लिग्निन का अत्यधिक जमाव होता है। इनमें लिग्निन का जमाव होता है और लिग्निन के जमाव के कारण ये जो होती है ये मृत हो जाती है। तो ये जो होती है इनमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें परिपक्वन पर प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। मृत है भाई, और मृत में जीव द्रव्यक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो रेशे होते हैं या बास्ट फाइबर जो होते हैं, कई सारे बास्ट फाइबर व्यापारिक महत्व के फाइबर होते हैं। व्यापारिक रूप से या वाणिज्यिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फाइबर भी इसमें आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जूट, सन, पटसन, ये तीनों के तीनों फ्लोएम ओरिजिन के बास्ट फाइबर हैं। 2 और पढ़े थे हमने, हेम्प और फ्लैक्स। लेकिन हेम्प और फ्लैक्स जो है वो पेरीसाइकिल से प्राप्त किए जाते हैं, परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। ये फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है भाई, सामान्यतया जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में नहीं बनते, अर्थात ये सामान्यतया प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते, ये सामान्यतया सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। ठीक है, दृढ़ोत्तक कोशिका है, मोटी भित्ति युक्त है, लिग्निन युक्त है, इसलिए इसका काम यांत्रिक सहारा। तो ये जो होते हैं ये चालनी तत्वों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा फ्लोएम। याद रखना, फ्लोएम के जो 4 तत्व हैं उन 4 तत्वों में से 3 तत्व जीवित हैं, 1 तत्व मृत है, और वो मृत तत्व होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में चालनी नलिका के स्थान पर चालनी कोशिका, सहचर कोशिका के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा फ्लोएम, ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।